धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन करता हूं कि बहुत शार्ट नोटिस में आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए। मैं जानता हूं कि रविवार के बाद सोमवार को पत्रकारों को जल्दी उठना ज़रा थोड़ा सा तकलीफ़दायक होता है, पर आप यहां पर आए, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष पूरे होने पर सारे देश में महा जनसंपर्क अभियान चल रहा है। जैसा कि हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं जब भी आऊँगा तो अपना लेखा जोखा लेकर आऊँगा जनता के बीच में। काय तुम्ही अजूनही पालकत्वाची वाट पाहताय? आजच आपले पालकत्वाचे स्वप्न पूर्ण करा। ओएसिस फर्टिलिटी सह विश्वसनीय वंध्यत्व निवारण तज्ञ। अपॉइंटमेंट साठी कॉल 9015245245। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 9 वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, उसका लेखा जोखा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आप सभी जानते हैं 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार रही है और उस वक्त क्या हुआ, देश का माहौल कैसा था, उन 10 वर्षों में किस प्रकार सरकार चली है, प्रधानमंत्री कौन था, निर्णय कौन लेता था, ये आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है। पर उसके कारण देश में एक निराशा थी कि पता नहीं देश का क्या होगा। पर हम सब 140 करोड़ जनता देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज मोदी जी के नेतृत्व करने के बाद देश ही नहीं दुनिया में भारत की साख बढ़ी। यदि मैं तुलनात्मक दृष्टि से बात करूं तो यूपीए या यूपीए के नेता या कांग्रेस के नेताओं ने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, पर गरीब के लिए कोई योजना नहीं बनी थी। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीबों के लिए योजनाएं बनी। जैसे मैं एक योजना का आपको उदाहरण देता हूं। यूपीए सरकार में इंदिरा आवास योजना बनती थी। इंदिरा आवास योजना के 30 साल में 25 लाख मकान भी नहीं बने, 30 साल। पर मैं आज बहुत गंभीरता से एक बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 करोड़ मकानों की स्वीकृति हो गई है। 3 करोड़ मकानों के अंदर गरीब व्यक्ति रहने चला गया है और 1 करोड़ मकान निर्माणाधीन है। राशि उनके पास पहुंच चुकी है। तो ये सरकार और सरकार में अंतर है। मैं अगर गंभीरता से एक बात कहूं कि आज देश का ऐसा एक भी गांव नहीं है जहां पर बिजली नहीं पहुंची हो। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया, उन्होंने भी काम किया। पर 70 साल और इस 9 साल का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत तेज गति से देश आगे बढ़ा है। जबकि एक बहुत बड़ी महामारी कोविड की है, सारी दुनिया में एक तरीके से आर्थिक महामारी भी होगी। यदि आज की तारीख में मैं आपसे बात करूं तो आपको भी गर्व होगा
कि आज दुनिया के अंदर विकसित देशों से ज़्यादा जीडीपी भारत की है, लगभग 7.1, अमेरिका की 2.9, चाइना 3, फ्रांस 1.9, इंग्लैंड 4। ये जीडीपी है, ये विकसित देश है। आज भारत की जीडीपी 7.1 है और जितनी भी रेटिंग एजेंसी हो, चाहे मूडी हो, चाहे आईएमएफ हो, सबने भविष्यवाणी की है कि आने वाला वर्ष और रिसेशन का है और इस रिसेशन के बाद भी दुनिया में आर्थिक मंदी होगी, किंतु भारत इस आर्थिक मंदी से कम प्रभावित होगा, इसलिए कि ग्रासरूट लेवल पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीब व्यक्ति को सशक्त करने की कोशिश की। जैसे मैंने कहा कि कोविड की महामारी सारे दुनिया के अंदर थी, दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, लॉकडाउन हो गया था, पर गरीब व्यक्ति अपने 2 जून की रोटी कैसे खाएगा, इसकी चिंता करी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। और गरीब व्यक्ति को आज भी प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां पर विकास नहीं हुआ, गरीब की गरीबी दूर हो। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं, 2014 में जब देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के हाथ में इस देश की चाबी सौंपी और वे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा की सीढ़ी चढ़ रहे थे, तब उन्होंने वहां पर मत्था टेका और अंदर जब सेंट्रल हॉल में भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि जब तक इस देश का गरीब व्यक्ति की गरीबी दूर नहीं होगी, महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम नहीं होगा, दलित और पिछड़े वर्ग लोगों का उत्थान नहीं होगा, तब तक देश मजबूत देश नहीं बन सकता। और इसीलिए इस दिशा में सारे काम हुए। मैं एक एक काम गिनाऊं अगर आपको तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, बाकी मैं छोटी छोटी योजनाओं को टच करते हुए आपके सामने से गुजरूंगा। जैसे हेल्थ सेक्टर, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं। यदि हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, सिर्फ एक सेक्टर की, तो पहले एक एम्स था देश के अंदर, आज हर राज्य में एक एम्स हॉस्पिटल बन रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कल जब मैं डॉक्टर भारती पवार जी के साथ नासिक डिंडोरी लोकसभा का प्रवास कर रहा था। ट्राइबल एरिया में, क्या नाम था उसका, कलवन। कलवन में ट्राइबल एरिया है पूरा। इनके ससुर जी ने 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया था, वहाँ 200 बेड का हॉस्पिटल और बन रहा है, 300 बेड का हॉस्पिटल। ये स्वास्थ्य की सुविधा सिर्फ यहाँ है नासिक में या डिंडोरी में, ऐसा नहीं है, सारे देश में। आज हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बनाने की केंद्र सरकार की योजना, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ मेडिकल कॉलेज बनता है वहाँ 300 बेडेड हॉस्पिटल होता है। डॉक्टर का शॉर्टेज था, मेडिकल कॉलेज नहीं होगी तो डॉक्टर कहाँ से आएंगे, इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज, वहाँ से डॉक्टर निकले। हेल्थ सेक्टर की बात, मतलब इसमें मैं बहुत सारी बात कर सकता हूँ, पर हेल्थ सेक्टर में भी यदि गरीब व्यक्ति को इलाज करना है तो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के माध्यम से इस देश के 50 करोड़ लोगों का इंश्योरेंस, 50 करोड़, 5 करोड़ लोगों ने लाभ भी ले लिया इसका। ये हेल्थ सेक्टर की बात है। यदि मैं दुनिया की अर्थव्यवस्था से हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बात करूं, 2014 में पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय 86,000 थी, आज 1,82,000, 1,82,000 पर व्यक्ति इनकम है।
हम यदि किसान की बात करें तो किसान को एमएसपी 2014 की तुलना में 50% बढ़ी। यदि हम सिर्फ बजट को देखें कृषि विभाग के तो 5.6 टाइम बढ़ा है कृषि विभाग का बजट। कई ऐसे योजनाएं थी, मैं ऐसा नहीं कहता कि उस सरकार ने सोचा नहीं, सोचा किंतु करने का साहस नहीं था। मुझे याद आता है जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, दुनिया के सब देशों ने बहुत दबाव डाला, परमाणु विस्फोट नहीं होना चाहिए। तैयारी थी पिछली सरकारों की, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। राजनीतिक इच्छा की शक्ति की कमी होने के कारण हमारे साइंटिस्ट पूरी तैयारी करके बैठे, किंतु परमाणु विस्फोट नहीं हुआ। पर अटल जी ने कहा कोई बात नहीं, जो प्रतिबंध लगाना लगाओ, हम परमाणु विस्फोट करेंगे। ऐसा नहीं कि पिछली सरकारों ने जीएसटी के बारे में नहीं सोचा होगा, उन्होंने भी सोचा था, पर करने का साहस नहीं था। और मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री में वो साहस है। आज जीएसटी लागू हो गई। जीएसटी लागू होने के बाद पर मंथ टैक्स कलेक्शन जस्ट डबल हो गया। अभी पिछले माह में 1,86,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ जीएसटी का। देश की आर्थिक मजबूती आज मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं पर भी जाते, कहीं पर भी जाते, एक अलग तरह का सम्मान मिलता है। पिछले दिनों 3 देशों के राष्ट्रपति, ओपिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। जापान में आपने हिरोशिमा में देखा होगा, जितने विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, चाहे दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका अपने आप को मानता है, उसके राष्ट्राध्यक्ष स्वयं आकर मिले और उन्होंने कहा कि मोदी जी, आप सिर्फ आपके देश में पॉपुलर नहीं, मेरे देश में भी पॉपुलर है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएस कांग्रेस में जाकर संबोधित करेंगे। दूसरी बार देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो दूसरी बार जाकर यूएस कांग्रेस को संबोधित करेंगे। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने मोदी जी के सम्मान में स्टेट डिनर एक आयोजित किया है। बोले मैं बहुत परेशान हूं, आपके साथ डिनर करने के लिए अमेरिका के अच्छे अच्छे कलाकार, उद्योगपति सब उस डिनर में आना चाहते हैं। आप बहुत पॉपुलर हैं, आप मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। ये 140 करोड़ देश की जनता का सम्मान है। यदि ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, एक विकसित देश है, वहां का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि यू आर बॉस। यदि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो यूक्रेन का राष्ट्राध्यक्ष आके मिलता है कि आप युद्ध शांत कराइए। आपदा को अवसर में बदलना बड़ी महामारी थी। सारा विश्व परेशान था, आर्थिक रूप से तो परेशान था, किंतु जान माल से भी बहुत परेशान था। यदि दुनिया के सब राष्ट्रों का आप अध्ययन करेंगे तो सबसे कम डेथ रेट किसी देश का था तो भारत का था, जबकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी। कंट्रोल, नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण, जनता पे नियंत्रण। लोगों से कहा कि लॉकडाउन तो घर में लोग चले गए, लोगों से कहा थाली बजाओ, ताली बजाओ, लोगों ने सब अपने घर में बैठ के किया। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री ने गरीब की चिंता भी की। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि आज देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वह हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है। अमेरिका को आज प्रधानमंत्री का इंतजार इसलिए है
कि आज दुनिया के सारे देशों की आर्थिक स्थिति खराब है, कोई कहीं कुछ परचेस नहीं कर सकता। यदि आर्थिक क्षमता किसी की ठीक है तो वो भारत है। भारत के साथ बिजनेस करना चाहता अमेरिका। बहुत सारी अमेरिका की हालत बहुत ख़राब है। यदि आप देखेंगे कभी तो आप इंटरनेट पे देखिएगा घुसकर, अभी 6 महीने के अंदर 3 बैंक उनकी कोलैप्स हो गई। 12 बैंक बड़ी बड़ी है जहाँ तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। ये 3 बैंक कोलैप्स होने से 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है उनका। आज भारत की तरफ आशा भरी दृष्टि से अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी देख रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था को कोई सहारा दे सकता है तो वो भारत। ये भारत की आज साख है दुनिया के अंदर। मैं अगर छोटी छोटी योजनाओं की बात करूं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो आपके यहाँ के महाराष्ट्र के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। देश में कहीं भी चला जाओ, कहीं भी आपको बनती हुई सड़क मिलेगी या बढ़िया सड़क मिलेगी। या तो सड़क बन रही है या सड़क बढ़िया है, तीसरी सड़क ही नहीं है। जितने नेशनल हाईवे देखेंगे आप, यदि हम कंपेयर करें 2004 और 2014 वाली सरकार से, तो 9 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी, आज 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रही है। पिछले बजट में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ का प्रावधान है। देश की स्वतंत्रता के बाद इतना बड़ा साइज इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट में प्रावधान पहली बार हुआ है। यदि हमारी जीडीपी बढ़ रही है तो उसका कारण है हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और इस दिशा में सरकार बहुत चिंता कर रही है। किसान भाइयों को क्या चाहिए? पानी चाहिए। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से छोटे छोटे खेत पर पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आज लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों की ज़मीन सिंचित हो गई। पहले वो 1 खेती करते थे, आज वो 2 या 3 खेती कर रहे हैं। इसलिए आईएमएफ ने जो कहा ना कि भारत को इस रिसेशन का कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि ग्रासरूट लेवल पर मोदी जी की सरकार ने आर्थिक प्रगति करने का काम किया है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, आप रक्षा के क्षेत्र में जाइए, मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से आज भारत की सेना भी मानी जाती है 3रे नंबर की, जो ताकतवर सेना है, जिसकी फौज में दम है, जिनके पास एम्यूनेशन बहुत अच्छे हैं। ये सब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके, हम सब लोग बड़ा त्यौहार है दिवाली मनाते हैं अपने परिवार के साथ में। देश के प्रधानमंत्री हर साल दिवाली मनाते हैं तो सैनिकों के बीच में मनाते हैं, और निर्देश ये जाता है कि जो वहाँ रेगुलर भोजन बनता है वही करूँगा मैं। सेना किस स्थिति में -40 डिग्री में रहती है और +40 डिग्री में रहती है, उनकी क्या आवश्यकता है, यह आम सैनिक से हमारे देश का प्रधानमंत्री बात करता है, आम सैनिक से। इसलिए सेना का मनोबल बहुत हाई है। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हमने ब्रिटेन को पछाड़ा। अब हम अतिशीघ्र तीसरी 2026 तक ऐसी संभावना है कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं, जिस तेजी से हमारा आर्थिक विकास हो रहा है। और इसलिए इन 9 वर्षों में मोदी जी ने जो किया है, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे हवाई क्षेत्र हो, यदि हम खाली हवाई क्षेत्र की बात करें
तो 2014 में हमारे 72 एयरपोर्ट थे, आज लगभग 150 से ज़्यादा एयरपोर्ट है। फ्लाइट्स की संख्या बढ़ गई, किराया कम हुआ है, और इसलिए भारत आज जिस स्थिति में है एकदम टेक ऑफ की स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने जैसे कहा था कि स्वतंत्रता के 100 वर्ष जब होंगे 2047 में, तो भारत दुनिया का एक शक्तिशाली राष्ट्र होगा। ये हमारी तैयारी है, और देश की जनता से भी उन्होंने यही संकल्प दिलवाया है। मुझे लगता है कि इन 9 वर्षों में जो मोदी जी की सरकार ने काम किया है वो बहुत ही अद्भुत है, और आगे भी इसी दिशा में देश आगे बढ़ेगा। मैं समझता हूँ अगर सारी योजनाओं को गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, और यदि आप कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो स्वागत करूंगा मैं। इन 9 वर्ष के कालखंड में महंगाई रोकने के लिए आपके क्या प्रयास हुए, क्या आप बता सकेंगे? गुड क्वेश्चन। जो 450 रुपये का सिलेंडर का आता था वो आज 1120 रुपये में आता है, तो इसके ऊपर आप कुछ बोलेंगे? देखिए, एक टर्मिनोलॉजी आजकल चालू हुई है, वह है ग्लोबल विलेज। सारा विश्व एक गांव हो गया। पहले बड़ा मुश्किल होता था, चाहे किसी दूसरे देश से चर्चा करना हो, या मुझे याद है अच्छे से 20 साल पहले जब मेरा कज़िन ब्रदर अमेरिका गया तो हमें बात करने के लिए 2-2 दिन लगते थे। आजकल वो ऐसा हो गया है कि उसको सब्जी बनाना हो तो वीडियो कॉल पे बताता है कि मैं सब्जी बना रहा हूँ, क्या डालूँ और क्या नहीं डालूँ। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई, एक ग्लोबल विलेज हो गया है। हर देश का असर दूसरे देश पर पड़ता है, इसलिए महंगाई ये सिर्फ भारत का विषय नहीं है, ये सारी दुनिया का विषय। पर फिर भी नियंत्रण रहे हमारे यहाँ महंगाई पे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं हो, इसके लिए सरकार ने बहुत प्रयास किए। जैसे हमारे साथ में भारती बहन जी बैठी हुई, इस बार सारे विश्व के अंदर प्याज का काफ़ी अच्छा उत्पादन हुआ। प्याज निर्यात करने की एकदम, जैसे ही प्याज बोला एकदम निर्यात, बहन जी के प्रयास से निर्यात प्रारंभ कर दिया। ऐसे प्रयास करते हैं। अब जैसे अंगूर है, हमसे जो देश अंगूर खरीदते थे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बाकी जो देश है वो खरीद ही नहीं पा रहे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। तो हमारा जो एक्सपोर्ट होता था वो कम हुआ, और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, एक बात बार बार कहते हैं कि हम सिर्फ अच्छे नहीं रहना चाहते, हमारा पड़ोसी भी अच्छा रहे। हमारा जो सपना है वो ये है। तो इस दिशा में काफ़ी काम हुए। जैसे ऑयल, तेल की बात करें, तेल के भाव यदि पॉलिसी इंपोर्ट ये अगर नहीं होता तो आज की तारीख में तेल के भाव बहुत बढ़ जाते हैं। महाराष्ट्र के आप लोग हैं, शक्कर के भाव भी यदि नियंत्रित हैं तो सरकार की नीति के कारण, तो महंगाई पे नियंत्रण तो किया जा सकता है और सरकार कर रही है, पर विश्वव्यापी महंगाई का असर भारत पे तो होगा। नहीं, देखिए 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज मिल रहा है, तो 2 जून की रोटी गरीब आदमी को मिल जाए, ये सबसे बड़ी बात है। कोई पक्के मकान में रह सके ये गरीब आदमी सोच नहीं सकता था। आज 4 करोड़ मकान बन रहे हैं। उस गरीब आदमी से पूछो जो कभी सोच भी नहीं सकता था, हर बरसात में चिंतित रहता था कि मेरे सर पर पानी गिरेगा, बरसाती लाता था, रात भर, मैं मजदूर बस्ती में रहता हूँ, रात भर लोग बरसात में ऐसे बरसाती ओढ़कर बैठे रहते थे। आज वो पक्के मकान में रहते हैं। ये अच्छे दिन नहीं है क्या? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। मैंने कहा कि पर कैपिटा इनकम 86,000 थी, आज 1,82,000 हो गई। ये प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है हमारी, तो अच्छे दिन नहीं तो क्या है? अगर दुनिया से कंपेयर करेंगे आप तो भारत के सब सर्वश्रेष्ठ अच्छे दिन है भारतीयों।
आप पड़ोसी राज्यों की हालत देखिए, श्रीलंका की हालत देखिए, पाकिस्तान की हालत देखिए, बांग्लादेश की हालत देखिए, चाइना की हालत देखिए, रशिया की हालत देखिए, यूरोप के सारे देशों की हालत देखिए, क्या हालत है। वहाँ की भी हालत खराब है। मैंने पहले ही बताया आपको कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई है और वो भारत की तरफ देख रहा है। आज उसकी जीडीपी कितनी है? 2। भारत की कितनी है? 7। इसको आप अच्छे दिन नहीं मानेंगे? मतलब थोड़ा सा चश्मा आप ठीक करिए। अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है तो जो प्रधानमंत्री जी ने कबूल किया था कि हम 15 लाख हर एक नागरिक को देंगे, देशवासी को 15 लाख मिलेंगे। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस प्रश्न का उत्तर कई बार दिया जा चुका है और इसलिए मैं उसके ऊपर कोई अब रिपीट नहीं करना चाहूँगा। राहुल गांधी जो है वो देश विदेशों में बार-बार केंद्र में आरोप लगाते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और जो पार्टी की सीमा है वहाँ पे चीनी कब्जा किया। और दूसरी बात, केंद्र सरकार काला धन वापस लाने में कामयाब नहीं रही। तो बीजेपी राहुल गांधी के जो आरोप है उसको खारिज क्यों नहीं? देखिए, ऐसा है कि पहले हम भारतीय हैं। मैं सेंट्रल हॉल का भाषण आपको फिर से सुनाना चाहूँगा जो प्रधानमंत्री ने कहा था। उन्होंने कहा था दल बाद में है, पहले देश है मेरे लिए। पहले देश फिर दल। ये हम सिर्फ कहते नहीं, हमने करके भी दिखाया। आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ। नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे। आपको स्मरण होगा जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार को लेकर जितने मुस्लिम राष्ट्र थे उन्होंने यूनाइटेड नेशन में शिकायत की भारत को पेशी के लिए वहाँ जाना था। नरसिंह राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा कि यदि वहाँ पर मतदान हो गया और मतदान में हम हार गए तो हम पे प्रतिबंध लग जाएंगे, इसलिए इस डेलीगेशन का नेतृत्व आप करें। सरकार कांग्रेस की, नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, जिनेवा में बैठक थी वो। अटल बिहारी वाजपेयी ने अडवाणी जी से पूछा कि मुझे प्रधानमंत्री जी का ये संदेश है। अडवाणी जी ने एक बैठक बुलाई पार्टी की और कहा कि ठीक है आप जाइए। अडवाणी जी जिनेवा गए, वहाँ जाके भारत का पक्ष रखा। जब उन्होंने भारत का पक्ष रखा उस समय सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री थे, वो भी उनके साथ थे। जब उन्होंने भारत का पक्ष रखा तो वहाँ मतदान नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की विश्व के मंच पर ऐसी साख थी और इतने तर्कपूर्ण उन्होंने भाषण दिए कि यूनाइटेड नेशन मान गया। सारे विश्व के कैमरे वहाँ लगे हुए थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी बाहर आए तो विश्व के पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप लोकसभा में तो पानी पी पी के गाली देते हैं, यहाँ आप भारत की तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जवाब था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा कार्यालय में लग के आया हूँ, मैं देश का झंडा लेकर आया हूँ यहाँ पर और देश की बात कर रहा हूँ। ये होती है राष्ट्रभक्ति, ये होती है देश के प्रति जिम्मेदारी। दुर्भाग्य है कि इस देश का विपक्ष जिम्मेदार विपक्ष नहीं है, अपरिपक्व विपक्ष। लेकिन 9 सालों में आपकी अलायंस पार्टी जितनी थी वो एक के बाद एक आपको छोड़ती चली जा रही है। क्या विश्वास नहीं पैदा कर पाए आप अलायंस पार्टियों में, चाहे वो शिवसेना हो या फिर अकाली दल हो, एक के बाद एक सब लोग अलग होते जा रहे हैं? देखिए, महत्वाकांक्षाएं जब व्यक्ति की बढ़ जाती है तो उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि हम देश के लिए राजनीति करते हैं, कुर्सी के लिए राजनीति नहीं करते। कुछ लोग शायद कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं, जो कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं वो इस प्रकार भटक जाते हैं, पर हम देश के लिए राजनीति करते हैं। देखिए, एक बात तो यह है कि साधारणतया कुछ राज्यों के अंदर अपराध होते हैं तो थाने पे नोट नहीं किए जाते, इसलिए कि देश के अंदर
इस राज्य में अपराध ज़्यादा होते हैं तो राज्य की बदनामी होगी। भारत ने हर काम वर्तमान समय में ईमानदारी से किया, ट्रांसपेरेंसी से किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किया। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आज टेक्नोलॉजी का इतना ज़बरदस्त उपयोग कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने ही कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं। आप देश के 45 करोड़ जनधन खाते के लोगों से जाके पूछ लीजिए कि कोविड के समय बहनों के खाते में 500 रुपये पहुँचे थे, 1 नया पैसा भी कम हुआ क्या? अभी किसानों की बात कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया केंद्र भेजता है। देवेंद्र फडणवीस जी ने 6,000 की घोषणा की, 12,000 रुपये सीधे खाते में पहुंच रहे। क्या 1 नया पैसा भी कम है क्या? सरकार की नीयत साफ है, नीति साफ है, भ्रष्टाचार नहीं है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे ही पहुँचते हैं। अब 1 रुपया भेजते हैं, 1 रुपया ही पहुँचता है। मैंने बताया ना आपको कि उसके लिए प्रयास होते हैं। जैसे प्याज के लिए, प्याज के भाव बाज़ार में नहीं थे। हमारी बहन जी ने, भारती ताई ने पीयूष गोयल जी से बात की और नाफेड से प्याज खरीदा गया। व्यापारी और नाफेड के बीच में कंपटीशन हुआ। 1200-1300 में नाफेड ने खरीदा, व्यापारियों ने 1500 में खरीदा। तो सर एक मिनट पूरा हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं आपके हर बात का जवाब दूंगा। मैं शाम तक यहीं रहूँगा, भले जब तक प्रश्न के उत्तर नहीं होंगे। हालांकि मुझे अभी जल्दी जाना है कार्यक्रम में, पर आपके पूरे उत्तर देके जाऊंगा मैं। तो प्रयास सरकार कर रही है। अब ये बात सही है कि पूरा उनको जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई नहीं कर पा रही, पर फिर भी जो नुकसान होने वाला था बड़ा, उससे बचाने का काम सरकार ने किया। बहुत दिनों से सिर्फ राज्य भर में नहीं, देश भर में बीजेपी पर एक आरोप हो रहा है कि सेंट्रल एजेंसियों को इस्तेमाल करके जो विपक्षी दल है, जो विरोधी है, उनको उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। चाहे वो ईडी का मसला हो या फिर सीआईडी का हो, इन सेंट्रल एजेंसियों को यूज करके विरोधियों को चुप कराने की कोशिश की जा रही है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने इसका जवाब लोकसभा में दिया था। उन्होंने सीधा आरोप लगाया प्रधानमंत्री पे कि आप लोगों को डराते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा था जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको डरना पड़ेगा। भ्रष्टाचार नहीं किया आपने तो क्या डरने की ज़रूरत है? यदि ईडी, एक मिनट मेरा पूरा जवाब तो जाना नहीं, फिर आप पूछना प्रश्न। ईडी या इनकम टैक्स यदि छापा मारती है और यदि वो गलत मारती है तो न्यायपालिका है जो जमानत भी देती है, जो सुनवाई भी करती है, और कई बार सीबीआई की खिंचाई भी की है उन्होंने। इसलिए न्यायपालिका है। न्यायपालिका में अगर गलत करेंगे तो न्यायपालिका बिल्कुल सजा देगी। और इसलिए ईडी का और उसका उपयोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके यहाँ तो ईडी जाएगी। और उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि हाँ, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको डरना पड़ेगा। सर, लेकिन सवाल यह है कि क्यों बीजेपी के एक भी नेता पर अब तक इस तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई है? क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी का एक भी नेता भ्रष्टाचारी नहीं है? देखिए, मैं कोई दावा नहीं करता, पर जब भी जिसका भ्रष्टाचार सामने आएगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, इस बात का मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। एक शेवटचा प्रश्न आहे, कोणाचा शेवटचा आम्हाला दुसऱ्या कार्यक्रमाला जायचं आहे। जिन पर आरोप थे अभी वो सब भूल गए हैं, उन पर कोई भी कार्रवाई होती नहीं है। क्या बोला आपने? अन्य पक्षों में से जो लोग भाजपा में आए हैं, जिन पर आरोप थे, ईडी, सीबीआई की कार्रवाई हो रही थी, भाजपा में आए हैं। आप तो पत्रकार हैं, आपके पास सारी जानकारियाँ रहती हैं। मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूँ।
यदि किसी की जानकारी आपके पास हो तो आप कागज़ दीजिए। ये सरकार कार्रवाई करने में किसी के भी खिलाफ पीछे नहीं हटेगी। ठीक है जी, सर धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।